Hello friends, welcome back to our YouTube channel. My name is Ankita Yadav. So guys, today we will discuss NTA UGC NET 20 जून 2019 क्वेश्चन पेपर। आज हम 20 जून 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो हमारे यूजीसी नेट एग्जाम के लिए बेस प्रोवाइड करवाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो हमारे एग्जाम के लिए। सो जो अभी हमारे लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं 2019 के वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो उनका लेवल है वो हमारे लास्ट प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो हम उनसे बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। सो हम उनको डिस्कस करने वाले हैं आज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हायर ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग आउटकम? Option number A, learning of facts and their sequences. Option number B, learning roles and action sequences. Option C, learning of concepts and abstractions. Option number D, learning of awareness and valuing. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जो कॉग्निटिव लर्निंग है उसका हायर ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग का आउटकम का एग्जाम्पल क्या है, कि जो हमारी कॉग्निटिव लर्निंग है उसका क्या आउटकम निकल कर आता है। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि कॉग्निटिव लर्निंग जो है वो क्या होती है। कॉग्निटिव डोमेन या कॉग्निटिव लर्निंग भी कह सकते हैं इसे। तो कॉग्निटिव डोमेन जो है वो इन्वॉल्व करता है नॉलेज को एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल्स। जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन है वो नॉलेज से रिलेटेड होता है, थिंकिंग से रिलेटेड होता है, और हमारी जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं उनके डेवलपमेंट से ही डोमेन जो है वो रिलेटेड होता है। और इस डोमेन का जो आउटकम है वो बाहर यही निकल कर आता है कि जो हमारी थिंकिंग है उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करता है, और थिंकिंग के इम्प्रूव होने से, हमारी नॉलेज के एनहांस होने से हमारे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होते हैं। तो इस डोमेन का एक तरीके से आउटकम जो है, लर्निंग आउटकम, यही निकल कर आता है कि जो हमारे कंसेप्ट्स हैं, एब्स्ट्रैक्शंस हैं, उनको बहुत ज़्यादा ये क्लियर करता है। सो हम पढ़ते हैं, दिस इंक्लूड्स द रिकॉल और रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स, प्रोसीजरल पैटर्न्स एंड कंसेप्ट्स दैट सर्व्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज एंड स्किल्स। जो हमारी ब्लूम की टैक्सोनॉमी थी, क्योंकि जो ब्लूम ने एक डोमेन जो है वो दिया था और इसने जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इसने 6 कॉग्निटिव लेवल्स जो हैं वो डिसाइड किए थे, 6 कॉग्निटिव लेवल्स जो हैं वो बताए थे। तो फर्स्ट जो लेवल था इसका वो था नॉलेज, ओके, एंड सेकंड इसने लेवल बताया था कंप्रहेंशन, एंड थर्ड इज एप्लीकेशन, एंड फोर्थ इज एनालिसिस, एंड फिफ्थ इज सिंथेसिस, एंड सिक्स्थ इज इवेल्युएशन। क्योंकि इसने 6 कॉग्निटिव डोमेन जो लेवल्स हैं वो बताए थे, तो आपको याद रखने हैं इसके 6 लेवल्स जो हैं ब्लूम ने कौन से जो 6 लेवल हैं वो दिए हैं। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें हायर ऑर्डर ऑफ लेवल जो है वो पूछा जा रहा है। तो हायर ऑर्डर जो है, देखिए नॉलेज जो है इसका फर्स्ट लेवल है, उसके बाद में कंप्रहेंशन की हम नॉलेज को किस तरीके से कंप्रहेंसिव करते हैं, उसके बाद में एप्लीकेशन नॉलेज का किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, और फिर उसका एनालिसिस करना, उसका विश्लेषण करना, और उसके बाद में सिंथेसिस की जो हमारी नॉलेज है, जो भी हमने लर्न किया है उसको किस तरीके से हम सिंथेसिस, उसको किस तरीके से हम एक एब्स्ट्रैक्ट में ला सकते हैं, उसको सारांशित करना जो है वो आता है। एंड उसके बाद में उसका इवेल्युएशन करना कि हमें जो इसका जो हमारी नॉलेज है उसका क्या लर्निंग आउटकम जो है वो निकल कर आया है, हमने हमारी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या उनको हम अचीव कर पाए हैं। तो इसका नेक्स्ट है, लास्ट जो हायर ऑर्डर का जो लेवल है वो होता है इवेल्युएशन, ओके। तो हमें पता चल रहा है कि सिंथेसिस का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट, ओके। तो हमारे क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लर्निंग ऑफ कंसेप्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्शंस, ओके। क्योंकि जो कॉग्निटिव डोमेन होता है, लर्निंग होता है, उसका आउटकम यही निकल कर आता है कि लर्निंग ऑफ कंसेप्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्शंस, ओके, कि हमारे जो कंसेप्ट्स हैं हम उन्हें सीख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इंस्ट्रक्शंस विच एनकरेज लाइव पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन थ्रू ऑनलाइन क्लासेस आर कॉल्ड। कि ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जो लाइव पार्टिसिपेशन होता है, इंटरेक्शन होता है, उसको एनकरेज करने वाला इंस्ट्रक्शन जो है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सिंक्रोनस इंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन नंबर बी एसिंक्रोनस इंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन नंबर सी ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शंस, एंड ऑप्शन नंबर डी थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शंस, ओके। तो हमें सबसे पहले समझना होगा इन सभी इंस्ट्रक्शंस के बारे में, हम देख लेते हैं। व्हाट इज सिंक्रोनस लर्निंग या सिंक्रोनस इंस्ट्रक्शंस? तो जो हमारी सिंक्रोनस लर्निंग होती है इज ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन दैट हैपन्स इन रियल टाइम। क्योंकि आपको ये याद रखना है कि जो सिंक्रोनस लर्निंग है वो रियल टाइम पर होती है, इसका जो टाइम है वो रियल होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं ऑन लाइव ऑनलाइन क्लासेस, ओके। लाइव ऑनलाइन क्लासेस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। लाइव आकर जो क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं वो सिंक्रोनस लर्निंग, सिंक्रोनस इंस्ट्रक्शन में आती हैं। जैसे लाइव लेक्चर्स हो गए, लाइव चैटिंग हो गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
सीक्वेंसिंग हो गई, ये हमारे सिंक्रोनस लर्निंग होती है जो कि रियल टाइम पर होती है। और इसकी अपोजिट है एसिंक्रोनस लर्निंग जो कि रियल टाइम पर नहीं होती है, विदाउट रियल टाइम जो है वो होती है। इसमें इंटरेक्शन जो है विदाउट रियल टाइम के होता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, पहले से रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड जो क्लासेस होती हैं, ओके, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है एसिंक्रोनस का। जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं प्री रिकॉर्डेड, क्योंकि उसमें रियल टाइम पर वो नहीं होती हैं, लाइव नहीं होती हैं, और जो लाइव हो रही हैं वो हमारे सिंक्रोनस लर्निंग का एग्जाम्पल है। इसमें और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ईमेल। ईमेल भी इसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि जो ईमेल होता है उसमें हम किसी को भी जैसे ईमेल सेंड करते हैं, तो ईमेल सेंड करने के जस्ट बाद में ही हमें उसका रिस्पांस जो है वो नहीं मिल जाता है, ओके, क्योंकि हमारा जो उसके कुछ टाइम बाद में हमें उसका रिस्पांस मिलता है, तो ये रियल टाइम पर नहीं होता है, इसलिए ये एसिंक्रोनस लर्निंग का एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल है ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म्स, मैसेज बोर्ड्स, ब्लॉग्स एक्सेट्रा, ओके, तो ये हमारे एसिंक्रोनस लर्निंग में आते हैं। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि सिंक्रोनस जो रियल टाइम पर होती है और एसिंक्रोनस जो विदाउट रियल टाइम के होती है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइव पार्टिसिपेशन और इंटरेक्शन को जो एनकरेज करती है उन इंस्ट्रक्शंस को हम सिंक्रोनस इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जो हम ऑप्शन नंबर सी है ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन, उसे भी समझ लेते हैं कि जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शंस है वो फोकस करते हैं हमारी फेस टू फेस जो टीचिंग होती है, ओके, जो टीचर सेंटर जो टीचिंग होती है उसको ये उस पर ये फोकस करते हैं ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शंस, हमारी ट्रेडिशनल जो टीचिंग है, ओके। एंड डी है थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शंस। जो थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शंस है उसमें फोकस किया जाता है जो हमारी प्रिंसिपल की स्टडी है, हमारे जो मेथड्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं उनके थ्रू जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाई जाती हैं, उनके थ्रू जो टीचिंग प्रोवाइड करवाई जाती है उसे हम थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, थ्योरेटिकल टीचिंग कहते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ इवेल्युएशन प्लान, कि जो हमारा इवेल्युएशन प्लान होता है उसमें क्या क्या एलिमेंट होते हैं। इवेल्युएशन क्या होता है, जैसे एक टीचर है जो कि टीचर जो है टीच करता है, तो और उसके बाद में टीच करने के बाद में वो ये देखना चाहता है कि उसका जो लर्निंग, उसकी जो टीचिंग है वो कहाँ तक इफेक्टिव हुई है, उसकी टीचिंग के क्या रिजल्ट आए हैं, उसका जो पढ़ाने का जो ऑब्जेक्टिव था वो कहाँ तक जो है वो अचीव हो पाया है। तो इसके लिए वो इवेल्युएशन करता है, लर्नर्स का, स्टूडेंट्स का इवेल्युएशन करता है, और इवेल्युएशन करने के लिए वो प्लान बनाता है, इवेल्युएशन प्लान, उसे हम इवेल्युएशन प्लान कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है पर्पस, ऑप्शन नंबर सेकंड इज एनालिसिस, ऑप्शन थर्ड इज रिसोर्सेज, एंड ऑप्शन फोर्थ इज अथॉरिटी, ओके। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सा जो एलिमेंट है वो इवैल्यूएशन प्लान है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो पर्पस है वो हमारे इवैल्यूएशन प्लान के लिए एक एक एलिमेंट है हमारी इवैल्यूएशन प्लान का, क्योंकि जब भी हम इवैल्यूएशन करेंगे तो उसके प्लान में पर्पस जो है कि हम किस पर्पस के लिए इवैल्यूएशन कर रहे हैं, ओके, वो सबसे पहले जो है उसमें डिफाइन किया जाता है। सेकंड एनालिसिस, कि जो इवैल्यूएशन है वो हम प्लान बनाएंगे तो एनालिसिस जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस करेंगे हम हर चीज का, एक टीचर जो है वो एक स्टूडेंट का इवैल्यूएशन करता है तो वो एनालिसिस करेगा सबसे पहले एक स्टूडेंट का। एंड थर्ड इज रिसोर्सेज, ओके, तो रिसोर्सेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक इवैल्यूएशन करने में किन किन टेक्निक्स का वो यूज कर रहा है, ओके। एंड फोर्थ है अथॉरिटी, तो अथॉरिटी जो है वो हमारे इवैल्यूएशन प्लान का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि अथॉरिटी जो है उसका यहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं है एक इवैल्यूएशन से, अधिकारों का। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों जो हमारी इवैल्यूएशन प्लान के एलिमेंट हैं, ओके। तो ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आप देख सकते हैं इवैल्यूएशन प्लान जो है उसके 8 एलिमेंट हैं, हमने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं 8 एलिमेंट इवैल्यूएशन प्लान के। फर्स्ट है पर्पस, सेकंड इज ऑडियंस, एंड थर्ड इज इश्यूज, एंड फोर्थ इज रिसोर्सेज, एंड फिफ्थ इज एविडेंस, सिक्स इज डाटा गैदरिंग टेक्निक्स, एंड सेवन इज एनालिसिस, एंड एट्थ इज रिपोर्टिंग। ये 8 एलिमेंट है जो हमारे इवैल्यूएशन प्लान जो है उसमें होने ही चाहिए, तो ये आपको याद रखने हैं। एंड फोर्थ क्वेश्चन है ए हाइपोथेसिस इज, ओके, कि हाइपोथेसिस क्या है। ऑप्शन नंबर ए है ए सर्टेन एंड एस्टेब्लिश फाइंडिंग, ऑप्शन नंबर बी ए पार्ट ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी ए स्ट्रेटेजी ऑफ इवेल्युएटिंग डाटा, ऑप्शन डी ए टेंटेटिव स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग एन एक्सप्लेनेशन। ओके, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हाइपोथेसिस होता क्या है, ओके। व्हाट इज हाइपोथेसिस, तो हाइपोथेसिस जो है यानी कि एक परिकल्पना, एन आइडिया दैट इज सजेस्टेड एज द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग बट हैज नॉट येट बीन फाउंड टू बी ट्रू और करेक्ट। एक हाइपोथेसिस को हम एक तरीके से अजम्पशन भी कह सकते हैं, ओके, पहले से हम कोई भी अजम्पशन लगा लेते हैं या कोई भी हम पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देते हैं, ओके, या फिर कोई भी आइडिया हम जनरेट करते हैं, किसी भी चीज के बारे में कल्पना कर लेना, पहले से अज्यूम कर लेना, उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। जैसे कि हम कोई भी रिसर्च या कोई भी प्रॉब्लम
कोई भी प्रॉब्लम है उसके बारे में उसके बारे में हम सर्च कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम अपने लेवल पर जो है उसके बारे में कोई अजम्पशन लगा लेंगे। ओके, कोई भी अजम्पशन जो है वो रेडी कर लेंगे, एक एक्सप्लेनेशन जो है वो रेडी कर लेंगे, तो उसे हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। ओके, और वो जो एक्सप्लेनेशन है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे, हाइपोथेसिस। ये कोई भी आइडिया जो है उसे हम हाइपोथेसिस कह सकते हैं। जो भी हम कोई भी रिसर्च कंडक्ट करते हैं उसके पहले जो हम सबसे पहले अपनी अजम्पशन क्रिएट करते हैं उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। ये टू टाइप की होती है, एक होती है नल हाइपोथेसिस और एक होती है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ए टेंटेटिव स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग एन एक्सप्लेनेशन। ओके, एक स्टेटमेंट जो कि प्रोवाइड करता है एक्सप्लेनेशन। ओके, कि कोई भी हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं उसके पहले हम अपना एक स्टेटमेंट जो है, हम अपनी एक अजम्पशन जो है वो रेडी कर लेते हैं, जो कि एक्सप्लेनेशन, जो कि हमारी जो रिसर्च है उसकी एक एक्सप्लेनेशन जो है उसको प्रोवाइड करवाएगी। तो ये होती है हमारी हाइपोथेसिस, पहले से अजम्पशन लगा लेना। ओके, और ये ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, from the following list, identify the qualitative research characteristics and select your answers from the codes given below. इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमें उनको आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट है क्रिएटिंग पर्पस स्टेटमेंट एंड रिसर्च क्वेश्चन, सेकंड इज स्टेटिंग द पर्पस एंड research questions in a broad way, third is collecting data based on words from a small number of individuals, and fourth is selecting numeric data and statistical analysis, and fifth is using text analysis and interpreting larger meanings of the findings. Okay, सो हम सबसे पहले हमें समझना होगा कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो क्या होती है। ओके, सो हम पढ़ते हैं व्हाट इज क्वालिटेटिव रिसर्च। Qualitative research is a kind of research that rely on unstructured and non-numerical data. जो qualitative research होती है हमारी वो unstructured होती है एक तरीके से और non-numerical data पर based होती है। इसमें जो numerical जो डाटा होता है वो इसमें कलेक्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल डाटा के लिए हमारे लिए जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो बनाई गई है। कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हम न्यूमेरिकल डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं, और जो हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च है उसमें हम नॉन न्यूमेरिकल डाटा यानी कि जो वर्ड्स है उस पर ज्यादा इसमें फोकस किया जाता है, न्यूमेरिकल डाटा जो है इसमें कलेक्ट नहीं किया जाता है, और एक अनस्ट्रक्चर्ड होती है। और हमारी जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो स्ट्रक्चर्ड रिसर्च होती है। ओके, तो क्वालिटेटिव रिसर्च फोकस करती है ऑन वर्ड्स रेदर देन नंबर्स, डेप्थ रेदर देन ब्रेथ। ये कोई भी जो रिसर्च हम कर रहे हैं किसी भी चीज के बारे में, तो जो भी प्रॉब्लम है उसकी डेप्थ पर ज्यादा इसमें फोकस किया जाता है, उसे डीपली जो है उसकी स्टडी की जाती है और डीपली डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है, उसकी ब्रेथ पर उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इट्स मेथड आर एक्सप्लोरेटरी। इसके जो मेथड है, जैसे कि इसमें केस स्टडी मेथड जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च का एक बहुत अच्छा मेथड है। ये एक्सप्लोरेटरी होते हैं इसके मेथड, मतलब एक्सप्लोर करने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं इसके अंदर। बहुत ज़्यादा जो स्टडी हम जो भी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डीप में जो स्टडी की जाती है तो वो आती है हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च में। ओके, तो आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि जो अनस्ट्रक्चर्ड होती है और जो डाटा जो है नॉन न्यूमेरिकल डाटा इसमें कलेक्ट किया जाता है और डेप्थ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम देख लेते हैं। इंडक्टिव मेथड जो है वो अडॉप्ट किया जाता है इसमें। इंडक्टिव मेथड का मतलब यहाँ पर ये है कि इसके अंदर जो है हमें जो हमारी जो स्पेसिफिक होती है, हमारी जो स्पेसिफिक चीज से हमें जनरलाइजेशन की तरफ जाना होता है। स्पेसिफिक से थ्योरी जो है वो जनरेट की जाती है, स्पेसिफिक से थ्योरी की तरफ हम जाते हैं। सेकंड है ओपन करेक्टर एंड होल कंसेप्ट सब्जेक्टिव। ये इसका जो नेचर होता है वो सब्जेक्टिव होता है। ओके, एंड थर्ड इज पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड इंसाइट्स। ओके, कॉन्टैक्ट एंड इंसाइट्स पर बेस्ड होती है। हमारी जो इंसाइट होता है, हमारा अंतर्मन जो होता है उस पर ये बेस्ड होती है। एंड नेक्स्ट है द रिजल्ट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च आर प्रेजेंटेड इन ए टेक्स्ट फॉर्म। क्योंकि जो हमारी जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसके रिजल्ट टेक्स्ट फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट किए जाते हैं। ओके, और इसके जो रिजल्ट हैं वो न्यूमेरिक जो है वो प्रेजेंट नहीं किए जाते हैं। इट्स कॉमनली यूज्ड मेथड इन इंक्लूड ऑब्जर्वेशन, इंडिविजुअल इंटरव्यू एंड फोकस ग्रुप। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल का हम इंटरव्यू लेते हैं तो उसके इंटरव्यू में हम उसके बारे में बहुत सारी जो उसके बारे में हम डेप्थ में स्टडी कर लेते हैं, उसकी बहुत सारी जो बातें हैं हम उनको कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा डाटा जो है हम कलेक्ट कर लेते हैं। वो जो डाटा होता है वो हमारा न्यूमेरिक नहीं होता है एक तरीके से। ओके, सब्जेक्टिव होता है और वर्ड्स पर ज़्यादा इसमें फोकस किया जाता है। तो इंडिविजुअल जो इंटरव्यू हो गया वो हमारा इस क्वालिटेटिव रिसर्च का मेन एग्जाम्पल है। ओके, तो हम देखते हैं इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑप्शन नंबर 1 था क्रिएटिंग
क्रिएटिंग पर्पस स्टेटमेंट एंड रिसर्च क्वेश्चन, तो रिसर्च क्वेश्चंस क्रिएट करना ये हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सेकंड है स्टेटिंग द पर्पस एंड रिसर्च क्वेश्चंस इन ए ब्रॉड वे, हाँ क्योंकि जो ब्रेथ है उस पर बहुत ज़्यादा इसमें फोकस किया जाता है, ब्रॉड वे, बहुत ज़्यादा ब्रॉड वे के अंदर इसमें रिसर्च क्वेश्चन जो है वो स्टेट किए जाते हैं। एंड थर्ड इज, तो ऑप्शन नंबर सेकंड तो सही है। थर्ड है कलेक्टिंग डाटा बेस्ड ऑन वर्ड्स, ओके, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है इसमें जो डाटा है वो वर्ड्स के बेस पर जो है वो कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम ए स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ओके। एंड फोर्थ है सेलेक्टिंग न्यूमेरिक डाटा एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, नहीं इसमें न्यूमेरिक डाटा जो है वो कलेक्ट नहीं किया जाता है, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो है वो कलेक्ट किया जाता है। एंड फिफ्थ है यूजिंग टेक्स्ट एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग लार्जर मीनिंग्स ऑफ द फाइंडिंग्स, इसमें जो है टेक्स्ट एनालिसिस जो है वो यूज किया जाता है एंड इंटरप्रेट किए जाते हैं लार्जर मीनिंग ऑफ द फाइंडिंग्स की बहुत ज्यादा बड़े मीनिंग्स जो हैं उनको इंटरप्रेट इसमें किया जाता है। और हमने देखा कि इसमें जो मेथड जो इसका सॉल्यूशन होता है वो उसमें टेक्स्ट की फॉर्म में इसमें दिया जाता है, ओके। तो इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ, ऑप्शन नंबर ए सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पोजीशन पेपर्स आर, ओके। तो पोजीशन पेपर्स जो हैं वो क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कंपाइलिंग ऑफ एकेडमिक आर्टिकल्स, बी प्रोवाइडिंग रिव्यू आर्टिकल्स, सी ऑफरिंग ए इम्पोजेस ऑफ एन एक्सटेंडेड रिसर्च, डी हाईलाइटिंग ऑफ इश्यूज एंड डिपिक्शन ऑफ स्टेटस, ओके। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि पोजीशन पेपर्स जो हैं वो क्या होते हैं, क्या मीनिंग है पोजीशन पेपर्स का। A position paper is an essay that presents an arguable opinion about an issue. ओके जो पोजीशन पेपर होते हैं वो एक तरीके से ये प्रेजेंट करते हैं, कोई भी इशू है उस इशू के बारे में जो आर्ग्यू का ओपिनियन है उसे प्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम पोजीशन पेपर्स कहते हैं। किसी भी इशू के बारे में, जैसे कि आप दे सकते हैं किसी भी कंट्री के जो डेलीगेट्स होते हैं कोई भी कंट्री के, तो वो जो है वो अपनी पोजीशन को शो करने के लिए जो है स्पेसिफिक मैटर पर एक अपनी पोजीशन को शो करने के लिए वो जो है वो पोजीशन पेपर्स को लिखते हैं, ओके। तो पोजीशन पेपर्स जो हैं वो किसी भी इशू के बारे में आर्ग्यूएबल ओपिनियन प्रेजेंट करने के लिए जो है वो लिखे जाते हैं, ऐसे टाइप जो है ये पेपर होते हैं, ओके। तो आपको पता चल गया होगा कि पोजीशन पेपर्स क्या हैं। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए है कंपाइलिंग ऑफ एकेडमिक आर्टिकल्स, तो एकेडमिक आर्टिकल्स जो हैं उनको कंपाइल करना पोजीशन पेपर नहीं है कि सभी एकेडमिक आर्टिकल्स को कंपाइल कर दिया गया है। बी है प्रोवाइडिंग रिव्यू आर्टिकल्स, ओके, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं है। ऑफरिंग इम्पोजेस ऑफ एन एक्सटेंडेड रिसर्च एंड इज हाईलाइटिंग ऑफ इश्यूज एंड डिपिक्शन ऑफ स्टेटस, जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करता है इश्यूज को, और इश्यूज के जो आर्ग्यूएबल ओपिनियन है उनको ये प्रेजेंट करता है, ओके। एक तरीके से ये स्टेटस ही दिखाता है, जैसे कि हमारी कंट्रीज के डेलीगेट्स हो गए वो अपनी जो पोजीशन है उसको शो करने के लिए जो है पेपर्स जो हैं पोजीशन पेपर्स उनको लिखते हैं, ओके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है केस स्टडीज आर, ओके। केस स्टडीज क्या होती हैं? ऑप्शन नंबर ए है स्टडीज कंडक्टेड इन एरियाज ऑफ जेनेटिक्स एंड माइक्रोबायोलॉजी, बी इज इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड इट्स रिलेटेड कंडीशनिंग, डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ ए सब्जेक्ट एंड इट्स रिलेटेड कंडीशनर। ऑप्शन नंबर सी है रिपोर्ट ऑन द एग्जिस्टिंग सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन, डी इज स्पेशलाइज्ड रिसर्च इन द एरियाज ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, ओके। मैं आपको बता दूं कि जो केस स्टडीज होती हैं वो हमारी जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसका बेस्ट मेथड है केस स्टडी, उसी का ही मेथड है केस स्टडी। केस स्टडी के अंदर बहुत ज़्यादा कोई भी केस है या कोई भी रिसर्च हम कर रहे हैं तो उसकी बहुत डेप्थ में जाकर स्टडी की जाती है, तो उसे हम केस स्टडी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप सभी को समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर बी है इन डेप्थ एग्जामिनेशन, किसी भी सब्जेक्ट का डेप्थ में एग्जामिनेशन करना और उसकी डेप्थ में स्टडी करना, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें माइक्रोबायोलॉजी की स्टडीज के बारे में बता रखा है, ऐसी स्टडीज को केस स्टडी नहीं कहते हैं। रिपोर्ट ऑन द एग्जिस्टिंग सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में रिपोर्ट देना, नो। स्पेशलाइज्ड रिसर्च इन द एरियाज ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, ओके, तो ये भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम देख लेते हैं केस स्टडी के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं कि केस स्टडी क्या है। इन द सोशियो एंड लाइफ साइंसेज ए केस स्टडी इज ए रिसर्च मेथड इन्वॉल्विंग एन अप क्लोज इन डेप्थ एंड डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ ए पर्टिकुलर केस, ओके। कोई भी पर्टिकुलर केस या हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में डेप्थ में जाकर उसका एग्जामिनेशन करना, डेप्थ में उसकी स्टडी करना, वो कहलाती है केस स्टडी। एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, ओके, कोई भी, जैसे कि आप किसी बिजनेस का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारी जो राइवलरी, हमारी कंपिटिटिव जो भी फर्म है उसकी हमें स्ट्रेटेजीज का पता लगाना है, उसने क्या प्राइसिंग पॉलिसीज रख रखी हैं, तो उन सभी
मटेरियल्स का हम एक तरीके से केस स्टडी करके हम उनका पता लगा सकते हैं। ओके, और केस स्टडी एग्जाम्पल हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च का, ओके, एक मेथड है क्वालिटेटिव रिसर्च का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बिहेवियर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिव टीचिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार हमारे एग्जाम में जो है पुट किया जाता है, और एक जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में हर बार ही आता है। तो ऑप्शन नंबर ए है समराइजिंग व्हाट वाज टोल्ड बाय ए स्टूडेंट, बी एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू कोलैबोरेट ऑन एन आंसर, सी यूजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग, डी एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट्स इन लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन। तो हमें बताना है कि जो हमारी इफेक्टिव टीचिंग है उसमें कौन कंट्रीब्यूट करता है इनमें से। तो एक स्टूडेंट ने, ऑप्शन नंबर ए हमें बोल रहा है समराइजिंग व्हाट वाज स्टूडेंट टोल्ड बाय ए स्टूडेंट, कि स्टूडेंट ने जो भी हमें कहा है, जो भी एक टीचर को स्टूडेंट कहता है उसे समराइज करके बता देना। नहीं, तो ये इफेक्टिव टीचिंग नहीं होती है ये। ऑप्शन नंबर बी है एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू कोलैबोरेट ऑन एन आंसर, कि स्टूडेंट्स को एनकरेज करना कि वो सभी अपने आंसर्स को कोलैबोरेट कर ले, तो ये भी इफेक्टिव टीचिंग का एग्जाम्पल नहीं है, इससे भी टीचिंग इफेक्टिव नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी है यूजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग, हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस का यूज कर रहा है एक टीचर, ये भी नहीं है। डी है एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट्स इन लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन, एक टीचर जो है वो इस तरीके से टीच कर रहा है कि स्टूडेंट्स को कि सभी कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको वो एक्सप्लेन कर रहा है, और स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपनी टीचिंग प्रोवाइड करवा रहा है, स्टेप बाय स्टेप बेसिक्स से वो हाई लेवल तक जो है उनको टीच कर रहा है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यही एक इफेक्टिव टीचिंग है। क्योंकि इफेक्टिव टीचिंग जो है वो क्या होती है हम देख लेते हैं एक बार। Effective teaching means that students are able to absorb and understand the material being presented. Effective teaching उसे कहते हैं कि एक टीचर जो है वो जो भी टीच कर रहा है वो स्टूडेंट जो है उसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, उसे समझ पा रहे हैं, एक टीचर जो भी प्रेजेंट कर रहा है उसे वो एब्जॉर्व कर पा रहे हैं, उसके थ्रू जो है वो लर्न कर पा रहे हैं, यही एक इफेक्टिव टीचिंग है। इफेक्टिव टीचिंग को हम एक तरीके से बहुत सारे तरीकों से, बहुत सारे जो मेथड्स हैं या फिर बहुत सारे इसके बिहेवियर हैं उनसे ये इफेक्ट होती है टीचिंग। जैसे कि टीचर का जैसा बिहेवियर है, ओके, उसकी क्लैरिटी, टीचर की नॉलेज, सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर को क्या नॉलेज है, और टीचर की बिलीव्स, ओके, तो इनसे जो टीचिंग है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है हमारी टीचिंग। अगर ये जो बिहेवियर्स दे रखे हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो एक टीचिंग जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी, और अगर नहीं है तो इसका अपोजिट होगा। ओके, तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इफेक्टिव टीचिंग की। बिगिंस क्लास प्रोमोटली एंड इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड वे, कि एक टीचर जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में क्लास को जो है स्टार्ट करता है। प्रोवाइड्स क्लियर एक्सप्लेनेशन, कि एक टीचर जो भी टीच कर रहा है उसकी क्लियरली एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रोवाइड करवाए, इससे जो टीचिंग है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी और लर्नर जो है, स्टूडेंट जो है वो लर्न कर पाएंगे। एंड थर्ड है यूज इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स, वो पढ़ाने में जब टीच करते टाइम वो इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स जो है उनका यूज़ करे, वो जितना इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स का यूज़ करेगा उतना ही जो टीचिंग है उसकी इफेक्टिव होगी। एंड फिफ्थ है प्रोवाइडिंग फ्रिक्वेंट एंड इमीडिएट फीडबैक टू स्टूडेंट्स ऑन देयर परफॉर्मेंस, एक स्टूडेंट जो है उसकी परफॉर्मेंस अगर बहुत अच्छी होती है तो उसी टाइम पर उसे है ना अच्छा फीडबैक प्रोवाइड करवाना, अगर उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, अगर उसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा अच्छी है तो उसी टाइम पर उसे फीडबैक प्रोवाइड करवाना, ताकि जो उसका कॉन्फिडेंस है लेवल जो है वो इंक्रीज हो और वो और ज़्यादा लर्न करने के लिए जो है वो प्रेरित हो। ओके, तो ये जो थे वो हमारी इफेक्टिव टीचिंग के कुछ एग्जाम्पल हैं। और इंस्ट्रक्शन टेक्निक्स का मतलब ये है यहाँ पे जैसे चार्ट्स का यूज करना, ओके, इन सब का यूज करके वो टीचिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकता है। तो ये आपकी इफेक्टिव टीचिंग थी। नेक्स्ट है टर्शरी सोर्स ऑफ डाटा इज, कि टर्शरी सोर्स किसे कहते हैं डाटा का। ऑप्शन नंबर ए है फिल्म्स, होर्डिंग्स एंड पोस्टर्स, बी इज गवर्नमेंट गजट, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, सी इज इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, एंड डी इज डाटा कलेक्टेड फ्रॉम पॉलिसी पेपर्स। ओके, तो मैं आपको ये बता दूं, चलो हम सबसे पहले रीड कर लेते हैं कि टर्शरी सोर्स ऑफ डाटा क्या होता है। टर्शरी सोर्स ऑफ डाटा जिसे हम तृतीयक डाटा भी कहते हैं, तो टर्शरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर बेस्ड ऑन ए कलेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। ओके, तो जो टर्शरी सोर्स ऑफ डाटा होता है वो प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज दोनों से मिलकर बना होता है हमारा टर्शरी सोर्सेज ऑफ डाटा। प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज दोनों का मिक्सअप होता है टर्शरी सोर्स ऑफ डाटा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन क्या होता है। प्राइमरी डाटा इज अ टाइप ऑफ डाटा दैट इज कलेक्टेड बाय रिसर्चर्स डायरेक्टली फ्रॉम मेन सोर्सेज, कि जो प्राइमरी डाटा होता है उसे वो कौन सा डाटा होता है जो कि जो रिसर्चर्स हैं वो जब भी रिसर्च कर रहे हैं तो अपने रिसर्च के लिए वो जो डाटा कलेक्ट करेंगे तो वो डाटा डायरेक्टली कलेक्ट करेंगे, जो भी मेन सोर्सेज हैं वहां से वो डायरेक्टली डाटा कलेक्ट करेंगे, जैसे कि इंटरव्यू लेकर
किसी से, ओके, किसी से भी क्वेश्चनेयर करके, इंटरव्यूज लेकर वो उसी टाइम मेन सोर्सेज से डाटा कलेक्ट कर रही हैं, सर्वे कर कर, एक्सपेरिमेंट कर कर। तो ये जो है हमारे प्राइमरी सोर्स डाटा कलेक्शन के जो है एग्जाम्पल्स हैं, इनके थ्रू जो है डाटा कलेक्ट किया जाता है, उस डाटा को प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कहते हैं, ओके, जो डायरेक्टली मेन सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है, सबसे फर्स्ट जो कलेक्ट किया जाता है। एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा किसे कहते हैं? सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा रेफर्स टू द डाटा दैट इज कलेक्टेड बाय समवन अदर देन द यूजर। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा में वो डाटा आता है जो कि है ना यूजर के अलावा किसी और के द्वारा जो है वो कलेक्ट किया गया है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के जो गजट्स हैं, हमारे जो न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, उनमें जो भी, जैसे कि हम कोई भी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं तो उस रिसर्च के लिए हमें जो भी डाटा चाहिए, उस डाटा को हम अगर मैगजीन या न्यूज़पेपर से हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो न्यूज़पेपर और मैगजीन है वहां से हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये सेकेंडरी सोर्स हो गया डाटा का, ओके। तो ये होता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। और गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स के जो भी सेंसस होता है, डिपार्टमेंट्स के जो भी गजट्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाए गए हैं, ऑर्गेनाइजेशनल रिकॉर्ड्स हैं गवर्नमेंट के, तो ये सभी जो है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा होते हैं, ये हमारे लिए सेकेंडरी डाटा है, ओके। तो आपको पता चल गया होगा इनमें मेन डिफरेंस कि प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा वो होता है जो हम डायरेक्टली मेन सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा वो होता है जो कि यूजर के द्वारा जो है वो कलेक्ट नहीं किया गया है, किसी और के द्वारा जो कलेक्ट किया गया था और उसे हम यूज कर रहे हैं, ओके। जैसे कि मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स या गवर्नमेंट के जो भी लेटर्स होते हैं, वो रिकॉर्ड्स होते हैं, ये सब हमारे सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा में आते हैं। और जो हमारा टर्शरी सोर्स ऑफ डाटा है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का मिक्सअप है। टर्शरी का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं टेक्स्ट बुक्स, ओके, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो कंसिडर करती हैं प्राइमरी सोर्स को भी और सेकेंडरी सोर्स को भी, दोनों से मिलकर जो है वो टेक्स्ट बुक बनती हैं, ओके। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से मिलकर जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसे हम बोलते हैं टर्शरी सोर्स ऑफ डाटा, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इवेल्युएशन focuses on the identification of deficiencies and difficulties of the learner, okay, कि कौन सा इवेल्युएशन है जो कि फोकस करता है लर्नर की डिफिकल्टीज पे, ओके, और डेफिशिएंसीज पे, कमियों पे और गलतियों पर जो फोकस करता है। ऑप्शन नंबर ए है समेटिव इवेल्युएशन, बी इज फॉलो अप इवेल्युएशन, सी इज डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन एंड डी इज क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवेल्युएशन, ओके। तो हम इन सभी जो इवेल्युएशन है उन्हें हम समझते हैं। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या होता है? डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन इज कंसर्न विथ इवेल्युएशन ऑफ प्यूपिल्स लर्निंग डिफिकल्टीज ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, क्योंकि जो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन होता है वो फोकस करता है जो प्यूपिल है, जो स्टूडेंट है, उसकी लर्निंग में क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं, उसे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन पर ही फोकस करता है ये डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन जो है, ओके। और उन पर फोकस करके उसकी डिफिकल्टीज का पता लगाकर, उसकी वीकनेसेस का पता लगाकर जो है उसमें उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सही किया जाता है, ओके। A diagnostic test used to diagnose or to reveal an individual's weakness and strength in a certain course of study, तो इसे हम डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन जो है पीपल की डिफिकल्टीज से रिलेटेड है, ओके। एंड सेकंड है क्राइटेरियन रेफरेंस इवेल्युएशन। तो क्राइटेरियन रेफरेंस इवेल्युएशन क्या होता है? क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट एंड असेसमेंट्स आर डिजाइन टू मेजर स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट ए फिक्स्ड सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया और लर्निंग। क्राइटेरियन रेफरेंस इवेल्युएशन के अंदर पहले से ही कोई क्राइटेरिया जो है वो डिसाइड कर दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो इवेल्युएशन किया जाता है। जैसे कि हम कभी भी स्टूडेंट जो है, जैसे कि 90% से लेकर 100%, 90% से अबाउ जो है उनको ए प्लस ग्रेड दे दी जाएगी, और 85 से 90% तक को ए ग्रेड दे दी जाएगी, और 80 से 85 तक को बी प्लस जो है ग्रेड प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये जो हमने क्राइटेरिया डिसाइड करा है कि 90 से अबाउ ए प्लस, 85 से 90 ए, ये जो हमने क्राइटेरिया डिसाइड करा है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम इवेल्युएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे किसी भी स्टूडेंट का, तो उसे हम क्राइटेरियन रेफरेंस इवेल्युएशन कहते हैं, ओके। ग्रेड्स एंड परसेंटेज इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है समेटिव इवेल्युएशन, ओके। समेटिव इवेल्युएशन का मतलब होता है ऐसा इवेल्युएशन जो कि हम कोई भी कोर्स जो है वो एंड हो गया है, जैसे कि हमारे एग्जाम होते हैं, फाइनल ईयर के एग्जाम होते हैं, स्टूडेंट्स के एंड में एक पूरा ईयर जो है वो
जो है पूरा ईयर जो है वो एक टीचिंग लर्निंग जो है वो करते हैं, और उसके बाद में एंड में जो है उसका इवैल्यूएशन किया जाता है, तो उसे हम समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। समेटिव इवैल्यूएशन इज डन एट द एंड ऑफ ए कोर्स, जो कि सबसे एंड में किया जाता है। जो हमारे फाइनल एग्जाम्स होते हैं, फाइनल जो एग्जाम्स होते हैं, वो एग्जाम्पल है हमारे समेटिव इवैल्यूएशन का, क्योंकि सबसे एंड में ये देखा जाता है कि हमने पूरे ईयर क्या पढ़ाई की है, हमने पूरे ईयर जो है क्या सीखा है, और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं टीचर्स के वो कहाँ तक अचीव हो पाए हैं। Okay, is to know what extent the objectives previously fixed have been accomplished or pupils achievement at the end of a course, कि जो हमारा pupil है, स्टूडेंट है, उसने एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द कोर्स क्या अचीव किया है, उसके जो टीचर है, स्टूडेंट है, उनके जो पहले से प्री डिटरमाइंड जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो कंप्लीट हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं। तो इसका एग्जांपल है हमारे फाइनल एग्जाम और मिड टर्म जो एग्जाम होते हैं वो हमारे होते हैं समेटिव इवैल्यूएशन का एग्जांपल। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि समेटिव इवैल्यूएशन जो एट द एंड ऑफ द कोर्स होता है। ओके, फाइनल एग्जाम्स क्राइटेरियन रेफरेंस, जिसमें कि क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया जाता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जो कि प्यूपिल की जो लर्निंग के दौरान जो भी डिफिकल्टीज होती हैं उनका जिसमें पता लगाया जाता है और फिर इवैल्यूएशन किया जाता है। ओके, और एक हमारे होते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जो कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वो होते हैं जो कि हमारी जो जब हम सीखते हैं उसी दौरान जो हमारे टेस्ट ले लिए जाते हैं। ओके, जो क्लास टेस्ट होते हैं वो हमारे होते हैं मंथली टेस्ट होते हैं, ये हमारे होते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के एग्जाम्पल। और एक है हमारा फॉलो अप इवैल्यूएशन। ओके, तो फॉलो अप इवैल्यूएशन वो इवैल्यूएशन होता है जो कि हम कुछ भी, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं आप एक पेशेंट का, कि डॉक्टर जो है उसका ट्रीटमेंट कर रहा है और उसके ट्रीटमेंट के लिए 2-3 डेज बाद वो उसे वापस से बुलाता है ट्रीटमेंट के लिए। तो वही देखता है कि पहले जो उसने ट्रीटमेंट किया था उसका क्या उसके जो ऑब्जेक्टिव है उसके पीछे वो कहाँ तक अचीव कर पाया है, वो कहाँ तक सक्सेसफुल हुआ है, और उसके बाद में ही उनका उस चीज़ का वो इवेल्युएशन करके उसके बाद में वो वापस से उसका ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करता है। तो उसने पहले वाली चीज़ों को फॉलो किया और फिर इवेल्युएशन किया, तो इसे हम बोलते हैं फॉलो अप इवेल्युएशन। ओके, तो ये होता है फॉलो अप इवैल्यूएशन। तो इस क्वेश्चन में जो है वो हमसे पूछ रहा है कि लर्नर की जो डिफिकल्टीज और डेफिशिएंसीज पर कौन सा इवैल्यूएशन जो है वो फोकस करता है। तो हमने देखा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है डिफिकल्टीज और जो है परेशानियां जो है उन पर फोकस करता है, कि लर्निंग के दौरान जो स्टूडेंट है उसे क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप गाइज कि आप लोगों के 10 क्वेश्चन से रिगार्डिंग बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हुए होंगे, और आपके लिए जो वीडियो है बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। तो प्लीज़, अगर आप लोग की कोई भी क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, और सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।